एक ऐसा लेखक जिसने अपनी कलम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। जानिए क्यों आज भी भारतेंदु युग को हमारे वैचारिक जागरण का 0 माइल कहा जाता है। इन्होंने फैंटेसी की भाषा में लिखा कि लिबरल दल में दयानंद तथा केशव चंद्र सेन के पक्ष में चैतन्य प्रभृति आचार्य, दादू, नानक, कबीर प्रभृति भक्त ज्ञानी लोग थे। लिबरल लोगों के नवजागरण को भारतेंदु ने ऐतिहासिक विकास में देखा। इसका रिश्ता भक्ति आंदोलन से स्थापित किया, लेकिन इसका केवल यही मतलब है कि भक्ति आंदोलन के दौरान भी सीमित स्तर पर विवेकपरक ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ था। मीरा, चैतन्य, महाप्रभु, दादू, गुरु नानक, कबीर, तुलसी आदि भक्तों ने अखंडित मानवता की पीड़ा व्यक्त की थी और अनेक सामंती संकीर्णताओं का विरोध किया था। ये सामंतवाद के संपूर्णतः विरोधी थे तथा पूंजीवादी आदर्शों के प्रवक्ता थे। ऐसी बात नहीं है। इसलिए भक्ति आंदोलन को यूरोपीय रेनेसां के स्तर पर रखना रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन का अति मूल्यन है और भारतीय नवजागरण को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना नहीं है। इस संबंध में केवल यह निर्धारित करना चाहिए कि भक्ति आंदोलन सामंती ढांचे के भीतर का ही एक आध्यात्मिक मानवतावादी जागरण है, जिसके प्राग जनतांत्रिक तत्वों को 19वीं सदी में नया विकसित रूप मिला। इस प्रकार भारतीय नवजागरण में नई चुनौतियों के कारण जहां कुछ नए तत्व पैदा हुए, यह भी स्वीकार करना चाहिए कि उसमें एक निरंतर्य भी विद्यमान है। चिंता का विषय है कि कुछ आलोचक 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण का अस्तित्व ही नकारते हैं, यह कहकर कि आज के युग की सारी बुराइयों की जड़ नवजागरण कालीन समाज है, अथवा यह सवाल उठाते हैं कि नवजागरण के पहले क्या हमारा समाज सोया हुआ था? क्या पहले भी अनेक बार लोगों में जागरण नहीं आया था? पुनरुत्थानवादियों और आधुनिकतावादियों की ओर से ये कोशिशें अधिक हो रही है, जिनके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। वे लोग पूरी 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के लगभग 2 दशकों के ऐतिहासिक भारतीय जागरण का निषेध कर रहे हैं, ताकि धर्मोन्माद, पृथकतावाद, आंचलिकतावाद, वर्णवाद तथा अंग्रेजियत और नव उपनिवेशवाद को फिर से पनपने का अवसर मिले। हमारे लिए चुनौती यह है कि हिंदी प्रदेशों में जहां नवजागरण बहुत अधूरे रूप में आया, आर्थिक राजनीतिक संघर्ष के कार्यक्रम के साथ नवजागरण के अधूरे काम को भी कैसे संयुक्त किया जाए, क्योंकि इसके बिना आर्थिक राजनीतिक मुक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतेंदु ने हिंदी प्रदेश के सामाजिक पिछड़ेपन पर काफी बेचैनी प्रकट की थी। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के साथ साथ अतीतवाद या परंपरावाद का भी विरोध किया था। वह हिंदी प्रदेश के लोगों को आपसी बैर और रूढ़िवाद के पंजे से मुक्त कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एकता और वैज्ञानिक दृष्टि पर लगातार जोर दिया। वह वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने भक्ति को निजी घटना से ऊपर नहीं माना। उनका सामाजिक सरोकार विस्तृत था। वैष्णव होने के बावजूद उन्होंने कुरान शरीफ का अनुवाद करना शुरू किया, 5 पैगंबरों की जीवनी लिखी, सिलेक्ट कमेटी में चैतन्य महाप्रभु के साथ गुरु नानक को भी रखा। 1873 में बंगाल में अकाल पड़ा तो भारतेंदु विचलित हुए तथा इसे अंग्रेजी सरकार के ही शोषण का एक रूप माना। उनका जितना ध्यान नए साहित्यिक रूपों और विधाओं पर था, लोक कथाओं और लोक तत्वों पर भी था, जितना शिक्षित वर्ग पर था, किसान वर्ग पर भी था। वह भारतीय समाज का मुख्य अंतर्विरोध पहचानते थे, तभी उनके साहित्य का भारतीय जनता के सामंतवाद, साम्राज्यवाद विरोधी
संघर्ष से बहुत घनिष्ठ संबंध है। सुधारवाद शोषण दमनमूलक व्यवस्था का एक अमोघ कवच है। लंबे काल के जन असंतोष को शांत करने के लिए 1858 में ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था ने फैसला लिया कि कुछ सुधार करने होंगे। साम्राज्यवादी व्यवस्था की तरफ झुकाव रखने वाले ब्रिटिश वर्ग का ख्याल था कि भारतीय समाज ब्रिटिश साम्राज्यवाद का तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतीय समाज का पूरा मजा तब तक नहीं ले पाएगा जब तक भारतीय समाज कठोर धार्मिक परंपराओं से जकड़ा हुआ है। इसलिए राजा राममोहन राय ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में ही सुधारवाद का रास्ता दिखाया था। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह का कोई संबंध उपयुक्त सुधारवाद की कोख से न था, बल्कि इसकी छत्र छाया में काम करने वाले सर सैयद अहमद जैसे व्यक्तियों ने 1858 के विद्रोह का विरोध किया था। इस विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजी राज के पांव जम गए, लेकिन सुधारों की जरूरत इसने तल्खी से महसूस कर ली और विक्टोरियाई सुधारवाद की, जो वस्तुतः औपनिवेशिक सुधारवाद का सरकारी रूप था, परंपरा विकसित हुई। 21वीं सदी की देहरी पर विदेशी पूंजी को खुला आमंत्रण एवं नई आर्थिक नीति से उपयुक्त औपनिवेशिक सुधारवाद की तुलना की जा सकती है। सुधारवाद का एक दूसरा रूप भेद है क्रांतिकारी सुधारवाद। औपनिवेशिक सुधारवाद उपनिवेशवाद के हक में चलता है। क्रांतिकारी सुधारवाद जनता के जनतांत्रिक संग्राम के हक में। औपनिवेशिक सुधारवाद अंधा होता है। यह सारगर्भित राष्ट्रीय परंपराओं को रौंदता चलता है और हमेशा विशिष्ट वर्ग को तुष्ट करता है। क्रांतिकारी सुधारवाद दृष्टि संपन्न होता है। यह राष्ट्रीय परंपराओं से विकासशील संबंध रखता है और हमेशा साधारण कृषक मजदूर वर्ग के हित में काम करता है। औपनिवेशिक सुधारवाद लोगों को परजीवी बनाता है और एकांगी नवजागरण लाता है, जबकि क्रांतिकारी सुधारवाद लोगों को आत्मसचेत करता है और समग्र नवजागरण लाता है। भारतेंदु ने 1857 के विद्रोह की असफलता तथा देश के शासन पर अंग्रेजी की मजबूत राजनीतिक सैनिक पकड़ का जब अच्छी तरह एहसास कर लिया, तब धारणा बनाई कि अंग्रेजी राज को सैनिक रास्ते से हटाना संभव नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की सेना बहुत विशाल और आधुनिक है। उनके सामने एक ही रास्ता था, व्यापक उपनिवेशवाद विरोधी संग्राम के लिए क्रांतिकारी सुधारों का प्रचार कर भारतीय समाज को गतिशील ढांचा देने का और सुधार भी इस प्रकार करने का कि इसका फल भारतीय जनता का जनतांत्रिक संघर्ष चखे, उपनिवेशवाद नहीं। भारतेंदु के समग्र नवजागरण के दृष्टिकोण की मूल प्रेरणा यही है। आज दूसरे नवजागरण के दौर में एक वैसी ही चेष्टा की जरूरत है। भारतेंदु राजनीति को उपेक्षा से नहीं देखते थे और आधुनिक युग के आर्थिक सांस्कृतिक विकास में इसकी भूमिका को पर्याप्त महत्व देते थे। उन्होंने साहित्य और राजनीति में संबंध माना। उनके साहित्य का 3/4 हिस्सा राजनीति आधारित है। उसमें साम्राज्यवाद,
सामंतवाद का मखौल है। इसलिए भारतेंदु के सुधारवाद की सबसे बड़ी खूबी है कि उसके पीछे एक स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण है। वह नई रोशनी के बौद्धिक गुलामों के स्वर में दिलीश्वर वायसराय को जगदीश्वर नहीं कह सकते थे, यह देखते हुए भी कि इस तरह के लोग धार्मिक अंधविश्वास के विरुद्ध हैं तथा सामाजिक सुधार ला रहे हैं। इनके सामाजिक सुधारवाद का ढंग कैसा है, इसे भारतेंदु ने स्पष्ट किया है। भारत दुर्दशा में पुस्तकालय की बैठक के एक दृश्य में देश का सुधार करने के लिए नई रोशनी के लोग इकट्ठे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक देसी साहब कहते हैं, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। बैठक में एक कवि भी हैं। भारत दुर्दैव के मुकाबले देश प्रेमियों की फौज भेजने के स्थान पर वह हाथ मटकाकर यह कहना चाहते हैं, मुए इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं। एक पत्रिका के संपादक भी खूब फरमाते हैं, एजुकेशन की सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। इन्हीं हालातों पर भारतेंदु ने एक देसी साहब से कहलवाया, मगर जब कमेटी में हैं तभी तक बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। उस समय के नवशिक्षित सुधारवादियों की साम्राज्य परायणता, कायरता तथा बतौलाबाजी को उधार कर भारतेंदु ने वस्तुतः यही कहना चाहा है कि क्रांतिकारी दृष्टि के बिना सच्चा सुधार संभव नहीं है। उनका एक संकेत और है, देसी साहबों से उनका आशय हिंदी प्रदेश के सुधारवादियों से है, जबकि भारत दुर्दशा में इनके अलावा एक सुधारवादी बंगाली तथा दूसरा महाराष्ट्री है। इन सबके माध्यम से वह बंगाल, महाराष्ट्र की सामाजिक स्थिति तथा हिंदी प्रदेशों की सामाजिक स्थिति का अंतर भी दिखाते हैं। भारत जननी 1877 में यह अंतर एक पात्र टिप्पणी में और अधिक स्पष्ट हो जाता है। बंग भाषा में एका और उत्साह का प्रवेश भी दिखाया गया है, किंतु इस देश में अभी न एका है न उत्साह। इस हेतु उनका सर्वाग यहाँ नहीं लाए। इन पंक्तियों में भारतेंदु ने वस्तुतः हिंदी प्रदेश का अनुभव भी व्यक्त किया है कि बंगाल की तरह यहाँ एका उत्साह नहीं है। गोकी भारत दुर्दशा की भांति भारत जननी का अंत निराशावादी नहीं है, लेकिन इसे पढ़कर लगता है कि हिंदी प्रदेश में नवजागरण के कार्य की दुष्करता का अंदाजा भारतेंदु को था। तभी भारत माता अपने बेटों को उठाना चाहती है, पर एक को उठाती है तो दूसरा सोता है और दूसरे को उठाती है तो पहला सोता है। इसी भांति सबको भारत माता ने उठाया, किंतु सबके सब पूर्ववत सो गए। भारत जननी व्यापक सामाजिक जड़ता और कुपमंडुकता के कारण हिंदी नवजागरण का कार्य रेगिस्तान में नदी ले जाने की तरह था। जनता को तबाह करने तथा उनकी संघर्ष शक्ति छिन्न भिन्न करने के लिए साम्राज्यवादी तरह तरह से तत्पर रहते हैं। भारत दुर्दशा में
भारतेंदु ने इस पर भी गौर किया। फूट, दहा, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूतियों और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गुरूर हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काय की तरफ फाड़ा कि भारत सा धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक के, देखे आही के क्या करते हैं। आज दिन साम्राज्यवादी साजिशों के परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग अंतर्विभाजित है, मजदूर वर्ग अंतर्विभाजित है, देश, परिवार और लोग अंतर्विभाजित हैं। उन साजिशों की पहचान भारतेंदु को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुभव से हो चुकी थी। उसी समय उन्होंने जनता को सावधान भी कर दिया था। भारतेंदु ने अंग्रेजी राज का सिर्फ एक वरदान माना शिक्षा। यह विलायत की प्रशंसा इसलिए करते थे कि वहाँ विद्या का प्राबल्य है, वहाँ के समाज में जनतंत्र की झलक है। इसलिए वह अंग्रेजों में भी 2 तरह के लोग देखते थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनमें पश्चिम के अंतर विरोधों की समझ थी। वे वहाँ की मानवीय, वैज्ञानिक तथा जनतांत्रिक उपलब्धियों का लाभ भारतीय जनता तक पहुंचाना चाहते थे। विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज राज्य पाकर भी न जगे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन अब गए। अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना, विद्या की चर्चा फैली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई। तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि, जबकि जन्मपत्री जैसी चीजें वर्तमान आधुनिक समाज में अभी तक चल रही है। शिक्षितों के मध्य भी भूत प्रेत जिनकी धारणा विद्यमान है। भारतेंदु ने अपने जमाने में इन अंधविश्वासों का जमकर विरोध किया। जोखिम उठाकर भी जो उन्होंने लिखा, हिंदुओं का शास्त्र पंसारी की दुकान है, जाति प्रथा की भी खिल्ली उड़ाई, सबई जाति गोपाल की लिखकर वह धर्म में परिष्करण चाहते थे, ताकि इस रास्ते से राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना के विकास में जो बाधाएं उत्पन्न होती है वे दूर हो। उन्होंने निरूपित किया, समाज की उन्नति का मूल धर्म है। जहाँ का धर्म परिष्कृत नहीं, वहाँ का समाज उन्नत नहीं। दिल्ली सल्तनत तथा मुगल शासन में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, इसका उन्हें रंज था। फिर भी सांप्रदायिकता उन्हें छू तक नहीं गई थी। सभी संप्रदाय और वर्ग के लोगों के प्रति आदर रखते हुए अंततः वह चाहते थे कि लोग रूढ़ियों को त्यागें और आधुनिक जीवन अपनाएं। समग्रता में यह कबीर की परंपरा का आधुनिक विकास था। आधुनिक शिक्षा की वजह से ही यह चमत्कार हुआ, पर इसके दोषों को ऐसा नहीं है कि भारतेंदु नहीं समझते थे। उन्होंने मुख्य दोष यही देखा कि अंग्रेजी राज ने शिक्षा का अर्थ संकुचित कर दिया है। इसका सीमित लक्ष्य है साम्राज्यवाद के चाकर तैयार करना। पर हालत यह है कि 3 बुलाए 13 आवे। दूसरा दोष है वैचारिक परजीविता।
जो जितना अधिक शिक्षित है वह बौद्धिक तौर पर उतना ही अधिक गुलाम है। नई रोशनी के ऐसे लोग कायर और स्वार्थी हैं। भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा का प्रचार किया, लेकिन ऐसी स्त्री शिक्षा का नहीं जो स्त्री को निर्लज्ज बनाती है। नील देवी की भूमिका में उन्होंने सिर्फ इन्हीं संदर्भों में भारतीय स्त्रियों को आगे आने का आह्वान किया और बातों में जिस भांति अंग्रेज स्त्रियां सावधान होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, घर का कामकाज संभालती हैं, अपने संतान गण को शिक्षा देती हैं, अपना स्वत्व पहचानती हैं, अपनी जाति और देश की संपत्ति विपत्ति को समझती हैं, उसमें सहायता देती हैं और इतने समुन्नत मनुष्य जीवन को गृहदासता और कला ही में नहीं खोती। स्त्री को घर की दास्तां और कला से आजाद कर सक्रिय राष्ट्रीय सामाजिक कर्मी बनाने की परिकल्पना 19वीं शताब्दी के नवजागरण का एक प्रमुख आयाम है। भारतेंदु को अपने जमाने में एक नई चीज का ज्ञान हुआ था, स्वत्व 19वीं सदी के नवजागरण की एक मुख्य खोज है। हम साफ देखते हैं कि भारतेंदु आधुनिकीकरण के समर्थक थे, पर स्वत्व की कीमत पर नहीं। क्योंकि वह उन सुधारवादियों की तरह नहीं थे जिन्हें समाज सुधार की चकाचौंध से अपने स्वत्व तथा जाति और देश के औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की जरा भी फिक्र नहीं थी। भारतेंदु के नवजागरण का स्वप्न इंग्लैंड के आधुनिक समाज के जनतांत्रिक जागरण और भारत की गौरवशाली परंपरा के बीच रचनात्मक संवाद का परिणाम है, किसी आत्मविसर्जनवाद का परिणाम नहीं। ब्रिटेन की जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का कोई चिन्ह भारत की औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में नहीं था। सुधारों के बावजूद सभी सुधार छद्मवेशी थे। जिन दिनों औपनिवेशिक लाइन पर चलने वाले सुधारवादी देशवासी अंग्रेजों की न्यायशीलता के आगे मत्था टेकते थे, भारतेंदु ने कवि वचन सुधा 13 अगस्त 1874 में क्षुब्ध होकर लिखा था, कोई नहीं सुनता, अंधेरी नगरी है, व्यर्थ न्याय और आजादी देने का दावा है, सब स्वार्थ साधते हैं। अपने प्रहसन अंधेरी नगरी में उन्होंने औपनिवेशिक सामंती व्यवस्था की विसंगतियों को उभारा था तथा अपने जमाने के तथाकथित न्याय और आजादी की इतनी दूरदर्शी से खिल्ली उड़ाई कि वह प्रहसन आज भी हमें मनोरंजन देने के साथ आत्म सचेत करता है। अंग्रेजों की औपनिवेशिक सामंती शासन व्यवस्था आंदोलनों के दबाव से कभी बहुत मजबूर हो जाती थी, कभी किसी सामाजिक सुधार में हाथ डालती थी, अन्यथा कहीं से उसकी दिलचस्पी भारतीय सामाजिक ढांचे को गतिशील बनाने एवं इसमें न्याय और आजादी की स्थापना करने में न थी। भारतेंदु ने विश्वमोत्सधम 1876 में दिखाया कि बड़ौदा नरेश मल्हार राव को हटाने के बाद जब सीधा अंग्रेजी राज स्थापित हो गया, तब भी पुरोहित भंडाचार्य खुश थे, क्योंकि विद्या, तर्क, बुद्धि, विज्ञान के साधनों से लैस होने के बावजूद अंग्रेजी राज ने धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों पर कोई अंकुश नहीं लगाया और भारतीय संदर्भ में सामाजिक विशेषाधिकार पिछड़ापन दूर करने में दिलचस्पी न ली।
इसी तरह वर्तमान समय में भी विज्ञान और राजनीति का समाज से ऐसा कोई संबंध नहीं पैदा किया जाता जिससे हमारा समाज रूढ़ियों, पाखंडों और आध्यात्मिक चमत्कारवाद की अवधारणाओं से मुक्त हो जाए। विशेष से विश्वमोक्षधम के भंडाचार्य वस्तुतः उन धार्मिक पाखंडियों के आचार्य हैं जिनकी करतूतों के आगे भक्त हृदय भारतीय जनता निढाल थी। भंडाचार्य कहते हैं अंग्रेज राम और युधिष्ठिर का राज्य इस काल में प्रत्यक्ष कर दिखाया। आहा हा, ऊपर देखकर क्या कहा, कहो और क्या चाहते हो, भला और क्या चाहिए। हमारा भंडपना जारी ही रहा। ऐसे ही उद्धरणों के संदर्भ में लक्ष्मी सागर वैष्णव जैसे आलोचकों ने कहा कि भारतेंदु राजभक्त थे, जबकि इस उद्धरण का आशय सिर्फ यह है कि मल्हार राव दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंके गए और अंग्रेजों ने अपने हाथ में सत्ता ले ली। तब भी समाज में भंडाचार्य का धार्मिक पाखंड जारी रहा। सत्ता बदली, व्यवस्था नहीं। भारतेंदु को इसका एहसास था कि एक तरफ ताकत है और दूसरी तरफ सच्चाई, परंतु वह राजा हरिश्चंद्र की तरह सच पर अटल थे। उनका एक मुख्य लक्ष्य था धर्म और सत्य की परम एकता की खोज। राजा हरिश्चंद्र की तरह उनका विश्वास था कि एक दिन धर्म और सत्य पर अडिग रहने की साधना रंग लाएगी, कष्ट दूर होंगे। इसी से आकर्षित होकर उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र 1875 लिखा। धर्म का सच्चा रूप स्पष्ट करने के लिए सत्यवादी हरिश्चंद्र से ही उन्हें नैतिक बल मिला। वह फैली कुरीतियों के संदर्भ में डंके की चोट पर कह सके, देखी तेरी काशी लोगों, देखी तेरी काशी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक से उन्होंने कर्तव्य और सच्चाई पर अड़ना सीखा, जबकि उस जमाने में कई लोग जरा जरा से स्वार्थ के लिए तुरंत डिंग जाते थे। एक दूसरी बात भी थी, भारतवासियों का राज्य भी तो उनके हाथ से छल और प्रपंच की उसी प्रक्रिया से छीना था जिस प्रक्रिया में राजा हरिश्चंद्र का उनके सत्यवादी व्यक्तित्व ने भारतेंदु के नैतिक पक्ष का निर्माण किया था, जिसके बल पर उन्होंने भंडाचार्य जैसे पाखंडियों से लोहा लिया। पाखंडियों ने धर्म का रूप विकृत कर दिया था। भारतेंदु का ऐसे पंडित पुरोहित वर्ग से प्रबल विरोध था। वह कर्मकांड के स्थान पर व्यापक प्रेम की अनुभूति को महत्व देते थे। जिस प्रकार रीति युगीन दरबारी संस्कृति का विरोध करते थे, धार्मिक पाखंड का भी तिरस्कार करते थे। इसकी कीमत चुकानी पड़ी लोक बहिष्कार झेल कर। इससे मर्माहत होकर भारतेंदु ने अपने बारे में प्रकांतर से एक बार कहा था, कहेंगे सबे ही रैन नीर भरी भरी, पाछे प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। इस प्रकार भारतेंदु का अंततः यही कटु अनुभव था कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज में न न्याय और आजादी के पश्चिमी जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की, न रूढ़ियों से टकराकर बुद्धिवादीकरण पर वस्तुतः कोई जोर दिया। बिना एक पैनी राष्ट्रीय सामाजिक दृष्टि के अंग्रेजी साम्राज्यवाद का इतना सदा अनावरण संभव न था। भारतेंदु ने यह अनावरण एक राजनीतिक नहीं
साहित्यकार की हैसियत से किया था और एक सुधारवादी के रूप में उनके प्रयासों का स्वरूप भी व्यक्तिगत था, संगठित नहीं। फिर भी इससे स्पष्ट हो जाता है कि असंगठित स्तर पर ही सही हिंदी प्रदेश में नवजागरण की भावना का न केवल विकास होने लगा था, बल्कि अपने ढांचे में वह भावना एकांगी न होकर समग्रतावादी भी थी। भारतेंदु ने अपने क्रांतिकारी सुधारवाद की परिकल्पना बलिया के ही भाषण में इस प्रकार प्रस्तुत की थी। सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर में, काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सभी प्रदेशों में रहने वाली विभिन्न जातियों की सब स्थितियों में सुधार भारतीय नवजागरण की एक नई अवधारणा थी। सुधारवाद की इस दृष्टि के साथ राष्ट्रवाद का भी आग्रह था। भारतेंदु के बहुत पहले से इस देश में सांस्कृतिक एकता थी, लेकिन सम्मिलित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व और इस अस्तित्व की चेतना के अभाव में राष्ट्रीय चेतना की अवधारणा का सुस्पष्ट राजनीतिक निर्माण नहीं हो पाया था। भारत में राष्ट्रीय चेतना के राजनीतिक निर्माण की परिस्थितियां पश्चिमी देशों से भिन्न थी, इसलिए यहाँ भारतीय जनता का साम्राज्यवाद, सामंतवाद विरोधी संघर्षी जो शिक्षा, विकसित आर्थिक सामाजिक विनियम एवं आवागमन के नए साधनों के प्रसार के कारण व्यापक होता गया। राष्ट्रीय चेतना के राजनीतिक निर्माण का मुख्य कारक था। भारतेंदु में देश की सांस्कृतिक एकता का बोध आरंभ से था और वह आरंभ से देशभक्त थे, पर जब उन्होंने अध्ययन और यात्राओं के जरिए नए अनुभव प्राप्त किए, उनके देश प्रेम में राष्ट्रवाद भी हिलोर लेने लगा। भारतेंदु ने अपनी नगरी काशी का वर्णन करते हुए इसे जिस अनोखे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा, आज हम उस दृष्टिकोण से पूरे देश को देख सकते हैं, जहां द्रविड़, मगध, कान्यकुब्ज, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, गुजरात इत्यादि अनेक देश के लोग परंपरा में मिले हुए अपना अपना काम करते दिखते हैं और वे एक एक जाति के लोग जिन मोहल्लों में बसे हैं, वहां जाने से ऐसा ज्ञात होता है मानो उसी देश में आए हैं। जैसे बंगाली टोले में ढाका, लाहौरी टोले में अमृतसर का और ब्रह्म घाट में पूना का भ्रम होता है। काशी के छायाचित्र 1874 राष्ट्रीय एकता तथा जातीय विशेषता की इतनी सुंदर अवधारणात्मक उपस्थिति एक खास संकेत है कि कैसे भारतीय राष्ट्र का सपना देखा था भारतेंदु ने। उसमें आज की भांति एकता और निजी विशेषता की टकराहट नहीं थी, क्योंकि साम्राज्यवाद, सामंतवाद विरोधी संघर्ष व्यापक रूप से सतह पर उभरने लगा था। केंद्र और राज्य या राष्ट्रीय एकता और जातीय विशेषता में संबंध केवल तभी डगमगाता है जब साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के नए नए रूपों के खिलाफ एक बद्ध संघर्ष को निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा सतह के नीचे दबाकर खत्म करने
या फोड़ने का प्रयास होता है। भारतेंदु भारतवर्ष की उन्नति का अर्थ साधारण लोगों की उन्नति लगाते हैं, इसलिए उनके सुधारवाद में गरीबों के जीवन में सुधार पर विशेष बल था। बंकिम चंद्र ने 1878 में साम्य शीर्षक एक लेख में कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण व्यक्त किया था। पद दलित लोगों को इस पृथ्वी पर सुखी होने का उतना ही अधिकार है जितना तुम लोगों को है। उनका सुख छीनने की कोशिश मत करो। याद रखना वे भी तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे समान हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर और विवेकानंद का भी यही आह्वान था। हिंदी प्रवेश में भारतेंदु के नवजागरण का लक्ष्य भी यही था, क्योंकि उनकी दृष्टि पश्चिम भक्त सुधारवादियों की भांति जिस प्रकार साम्राज्य परायण न थी, विशिष्ट वर्ग केंद्रित भी नहीं थी। सुधार के विचारों को लोक गीत संगीत के माध्यम से प्रचारित करने का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए उन्होंने लिखा था, जो बात साधारण लोगों में फैलेगी वह सर्वदेशिक होगी, और यह भी विदित है कि जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव होता है, उतना साधारण शिक्षण से नहीं होता। इससे साधारण लोगों के चित्त पर भी इन बातों का अंकुर जमाने को इस प्रकार जो संगीत फैलाया जाए तो बहुत कुछ संस्कार बदल जाने की आशा है। जातीय संगीत, जो कि भारतेंदु ने नाटक का विकल्प चुना, पर उन्होंने आवश्यक संकेत दे दिया कि सुधारवाद की जरूरत मूलतः किस वर्ग के चित्त का संस्कार बदलने के लिए है, और इस काम में लोक कला के रूप कितने सहायक हैं। अपने नाटकों में खास उद्देश्यपरक ढंग से उन्होंने स्वांग, नौटंकी, प्रहसन जैसे लोक नाट्य रूपों का ही अधिक इस्तेमाल किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1857 की चेतना को सांस्कृतिक वैचारिक नवजागरण का रूप तो दिया ही, उसके राजनीतिक सार तत्व को कुंठित किए बिना साहित्य एवं समाज को क्रांतिकारी सुधारवाद का रास्ता भी दिखाया, ताकि कवि वचन सुधा उद्घोषणा के अनुसार स्वक्त निज भारत गए। हर तरह का जोखिम उठाकर उन्होंने कवि वचन सुधा में यह आशा भी व्यक्त की कि जिस तरह अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वाधीन हुआ, वैसे ही भारतवर्ष स्वाधीनता लाभ कर सकता है। अमेरिका की उपनिवेशवाद विरोधी स्वातंत्र्य युद्ध में विजय 1783 तथा उसके एकता एवं पुनः निर्माण के संघर्ष 1850 से 1876 ने भारतेंदु को उसी प्रकार अभिप्रेरित किया था, जिस प्रकार 20वीं शताब्दी में रूस पर जापान की विजय 1905 तथा रूस की नवंबर क्रांति 1917 ने व्यापक भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अभिप्रेरित किया। हम पाते हैं कि एक व्यापक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारतेंदु ने भारतीय स्वत्व, आत्म पहचान तथा स्वतंत्रता की जैसी खोज की, वह अपने में विशिष्ट है, क्योंकि समग्र नवजागरण का उनका संदेश भारतीय जनता के गहरे चित्त से निकलकर सामने आया था। इसके पीछे एक दीर्घ ऐतिहासिक संघर्ष था, किंतु देश के राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन में 1885 का वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र के संघर्ष की परंपरा के विकास का वर्ष न होकर विपर्य का वर्ष था। धन्यवाद। यह दृश्य देखने के लिए भारतेंदु जीवित न थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संघर्ष
हमें यह समझाता है कि किसी देश की उन्नति केवल सत्ता बदलने से नहीं, बल्कि समाज के सामान्य लोगों की चेतना, भाषा, शिक्षा और आत्मसम्मान के विकास से होती है। उनका स्वत्व का विचार आज भी हमें अपनी पहचान और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देता है। अगर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण पर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास और साहित्य से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।